हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और मेरा नाम प्रतिभा चंदेल है और हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। बच्चों, हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चों, ये हमारा 4th पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि 4th वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे नंबर 1, जनता को अंशों का विधान, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि अंशों को जारी करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उसमें एक मेथड था प्रोस्पेक्टस मेथड, ठीक है, प्रविवरण विधि, और उसको हम जनता को अनुदान या पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। और ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें यही पर्टिकुलर मेथड हम डिस्कस करेंगे। इसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो हमारा टॉपिक कवर होगा वो होगा प्रविवरण जारी करना, यानी कि टू इशू प्रोस्पेक्टस, आवेदन पत्र प्राप्त करना, टू रिसीव एप्लीकेशन, अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड याचनाएं करना, यानी कि टू मेक कॉल्स। और हम इसमें समझेंगे प्रारंभिक व्यय, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनता को अंशों का विधान, यानी कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिसको कि हम प्रोस्पेक्टस मेथड भी कहते हैं। देखो बच्चों, जब भी कोई कंपनी अपने नए अंशों को जारी करने वाली होती है तो उनके पास एक मेथड है, एक तरीका है कि वो जनता को इनवाइट करती है कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। वो अप्लाई करती है पब्लिक उन पर्टिकुलर शेयर्स के लिए। तो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वो क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जनता को अंशों का आवेदन करते वक्त। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रविवरण जारी करना, टू इशू प्रोस्पेक्टस। देखिए बच्चों, जब भी नए अंशों को जारी करना होता है, नए शेयर इशू करने होते हैं, तो कंपनी की पहली फॉर्मेलिटी होती है कि वो प्रोस्पेक्टस बनाती है, ठीक है। और इस प्रोस्पेक्टस को जो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज का, उसके पास सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो रजिस्ट्रार इस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उस पर एग्री हो और आपको अलाउ करे कि आप जो हैं वो शेयर इशू कर सकते हैं। तो जो आपका प्रोस्पेक्टस होगा उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे। नंबर 1 है यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो आपकी कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, ठीक है, उसका नाम और उसका एड्रेस वो आप फीड करेंगे। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के द्वारा, उनका नाम और एड्रेस। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी के क्या उद्देश्य हैं। नंबर 4, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, कि ये जो पर्टिकुलर शेयर हम इशू करने जा रहे हैं इसके साथ जोखिम कितना है। 5th इज कंसेंट ऑफ सेबी। सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि उन सभी कंपनीज को रेगुलेट करती है, उनके लिए रेगुलेशंस बनाती है जो कि शेयर मार्केट में अपने शेयर जो है वो जारी करते हैं, इशू करते हैं। बेसिकली सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि कोई कंपनी उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, गलत इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस में ना शो करे, ठीक है। तो इसके लिए सेबी का निर्माण किया गया है। तो सेबी से कंसेंट लेनी पड़ती है। जब सेबी आपको अलाउ करता है कि आप शेयर इशू कर सकते हैं, तभी आप अपना प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। तो कंसेंट ऑफ सेबी वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। 6th इज ऑथराइज एंड इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है, जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इकट्ठा कर सकती है शेयर्स इशू करके, और साथ में उस अधिकृत पूंजी का कितना हिस्सा वो आज इशू करने जा रही है, वो दोनों ही आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। 7th इज नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इस वक्त सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जनता को ऑफर कर रहे हैं।
8th इज टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू, कि ये जो इशू है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कई बार हम शेयर्स का दाम हमने मान लीजिए 10 रुपीज़ रखा है, कई बार हम 10 रुपीज़ पर ही बेचते हैं, कई बार हम अपने शेयर्स को 12 का यानी कि प्रीमियम पर बेच देते हैं कई बार, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं इशू की वो मेंशन होनी चाहिए। 9th इज डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू एटसेट्रा, कि ये इशू किस डेट को ओपन होने वाला है यानी कि किस डेट को इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं इन शेयर्स को खरीदने के लिए, और क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। देखो बच्चों, वैसे तो प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस बनाना सब कंपनियों के लिए मैंडेटरी है जो शेयर इशू करती हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है तो उसे एक और पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो उसे बनानी पड़ती है जो ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि स्थानापन्न प्रविवरण। कंपनी को स्थानापन्न प्रविवरण बनाना पड़ता है अगर वो प्रविवरण जारी नहीं करती हैं तो। ओके बच्चों, अंशों को जारी करने की प्रक्रिया में हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है टू रिसीव एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन पत्र प्राप्त करना। जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक को इनवाइट किया, तो पब्लिक अब आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन से तो वो प्रोस्पेक्टस में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगी, ठीक है, और आपके पास एप्लीकेशन भेजेगी, राइट। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी ज़रूरी है। नंबर 1, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। देखिए कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन का मनी आप भेजेंगे एप्लीकेशन के साथ वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। किसका 25%? इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। इशू प्राइस क्या होता है? मान लीजिए आपने 200 शेयर्स इशू किए एट ₹100 पर शेयर, यानी कि 100 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब इशू प्राइस क्या हो गया? 100 रुपीज़ है, ठीक है, पर शेयर। ओके, तो 100 रुपीज़ का 25% कितना हुआ? 25 रुपीज़। तो यानी कि एप्लीकेशन मनी जो है वो 25 रुपीज़ से कम पर शेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो 25 रुपीज़ हो सकता है, 26, 27, 30 इतना हो सकता है, बट 25 रुपीज़ से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होना चाहिए अगर आपके शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है तो। सेकेंड बोला गया कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स पर एप्लीकेशन हैज़ बीन फिक्स्ड एट ₹200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। यानी कि जो भी आवेदन आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, वो बहुत सारी आती हैं। लोग कोई 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा होता है, कोई 5 के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो उस वजह से हमारी एप्लीकेशंस की जो नंबर है बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए ये न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि अब अगर एक पर्सन को अप्लाई करना है शेयर्स के लिए तो, और शेयर्स की कीमत अगर 10 रुपये है तो कम से कम 200 शेयर्स के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन एक और देखिए, इट शुड नॉट बी लेस देन ₹2000 पर एप्लीकेशन इफ़ इशूड एट प्रीमियम। यानी कि अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे जारी किया है, प्रीमियम क्या होता है? 10 रुपये का शेयर आपने 11 का या 12 का दिया है ना, ज़्यादा अमाउंट में बेचा, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो अगर अंशों को प्रीमियम पे जारी किया गया है तो एप्लीकेशन मनी 2000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके शेयर की कीमत 10 रुपये है तो कम से कम 200 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप शेयर्स जो खरीद रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो कम से कम 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। थर्ड इज अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन द शेड्यूल बैंक। देखिए जो कंपनी होती है ना, कंपनी के अपने बैंक्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स जहाँ पर होते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक का एड्रेस दिया होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपने जो एप्लीकेशन मनी सेंड करना है वो उस पर्टिकुलर बैंक में सेंड किया जाएगा। Fourth one is the company cannot withdraw the money from the bank till the allotment procedure has not been completed. जब तक शेयर्स को अलॉट करने का जो प्रोसीजर है ये ख़त्म नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तब तक कंपनी एप्लीकेशन के मनी को अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकती है, उसे यूज़ नहीं कर सकती है। बच्चों, अंशों को जारी करने में हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बच्चों, जैसे ही हमारे बैंक के पास सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जनता की तरफ से, बैंक जब लास्ट डेट होती है अंशों को के लिए अप्लाई करने की, उस लास्ट डेट की ख़त्म होते ही बैंक सारी एप्लीकेशंस को कंपनी को सेंड कर देता है, ठीक है। और कंपनी जो है तब तक अलॉटमेंट नहीं करती है शेयर्स की
ठीक है, यानी कि जनता को तब तक अलॉट नहीं करती है शेयर्स, उनके नाम नहीं करती है जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती है। तो न्यूनतम अभिदान क्या है, देखिए बोला गया है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर पाते हैं जब तक कि कंपनी न्यूनतम अभिदान की जो कंडीशन है उसे पूरा नहीं करती है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 69, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 69 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स की गई है 90% ऑफ द इशू, ठीक है। तो मिनिमम इसका मतलब क्या है कि कम से कम जितना आप शेयर इशू कर रहे हैं उसके 90% शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने 5000 शेयर इशू कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप जनता को आपने कॉल इनवाइट किया कि आइए हम 5000 शेयर्स अपनी कंपनी के जारी कर रहे हैं, इन्हें खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए, तो कम से कम 5000 का 90% यानी कि 4500 शेयर्स के लिए कम से कम एप्लीकेशंस आना ज़रूरी है। अगर इतनी एप्लीकेशंस आती हैं तभी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लेवल है ये अचीव करना कंपनीज के लिए ज़रूरी होता है। सो इफ़ विद इन 120 days एप्लीकेशन मनी डू नॉट इक्वल टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन द होल इशू विल बी कैंसल्ड, यानी कि अगर जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस जारी किया उस दिन से लेकर 120 days तक, ठीक है, के बीच में अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम 90% ऑफ द इशू जो है एप्लीकेशंस नहीं आती हैं तो होल इशू विल बी कैंसल, तो सारा ये जो इशू है ये कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न, जितना आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया आपके अकाउंट में वो विद इन 8 days आपको वापस करना पड़ता है पब्लिक को विदाउट इंटरेस्ट। और अगर आप इसको रीपे करने में रिटर्न करने में देरी करते हैं तो जितने डेज के लिए आप डिले करेंगे देरी करेंगे उतने डेज के लिए 15% का इंटरेस्ट आपको साथ में उनको जनता को देना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोज हु वर अलॉटेड शेयर्स आर सेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और मान लीजिए कि आपके जो पास सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम पूरी हो चुकी है, ठीक है, 90% से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, तो ऐसे में आप शेयर्स को अलॉट करेंगे और जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उनको आप भेजेंगे लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। ये इंटीमेशन है कि आपको शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को शेयर्स नहीं भी अलॉट किए जाएं, ठीक है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को सेंड किया जाता है लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि माफ़ीनामा एक तरीका का है कि हम आपको शेयर जारी नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, शेयर्स अलॉट करते ही उनसे अलॉटमेंट का मनी भी कॉल कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उनसे याचनाएं मंगवाई जाती है, यानी कि उनको कॉल्स की जाती है कि आप अपना कॉल का अमाउंट दीजिए। इसका जो प्रोसीजर है ये हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कंपनी अपने पर शेयर का जो प्राइस होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ है, वो उसे इकट्ठा नहीं मंगवाती है, कुछ पैसा वो एप्लीकेशन के साथ मंगवाती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कम से कम 25% होना चाहिए 100 का, 25 कितना हो गया 25 रुपीज़ मिनिमम। उसके बाद कुछ पैसा वो जब शेयर्स अलॉट करती है तब मंगवाती है और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होता है उसे वो कॉल्स के रूप में मंगवाती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कॉल्स के रूप में जो है वो रेस्ट ऑफ द मनी मंगवाया जाता है। तो इसके लिए बोला गया कि इफ़ द होल अमाउंट ऑफ शेयर इज़ नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कई बार क्या होता है कि हम पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही मंगवा लेते हैं और कई बार हम नहीं भी मंगवाते हैं, और अगर हम नहीं मंगवाते हैं then the unpaid amount may be called in one or more installments, ठीक है। तो अगर हमने पूरा का पूरा अपना अमाउंट जो है शेयर्स का वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ नहीं मंगवाया है तो जो अनपेड अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, उसे हम 1 या 2 या उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट से मंगवाते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये मेंशन किया गया है कि अगर आपने सारा पैसा शेयर्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में नहीं मंगवाया है तो आप उन्हें फर्दर कुछ इंस्टॉलमेंट से मंगवा सकते हो, जिसको आप कॉल्स कहते हैं।
और इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इसमें दिए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखिए बच्चों ये मैंने दोनों क्यों लिखे हैं, बिकॉज कुछ कंपनीज जो हैं वो पार्षद अंतर्नियम को बनाती हैं, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाती हैं। ठीक है, तो वो उसे फॉलो करती हैं। लेकिन वो कंपनीज जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती हैं तो उनके लिए कंपनीज एक्ट में टेबल एफ दिया गया है। टेबल एफ में जो प्रोविजंस है वो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो प्रोविजंस क्या है, नंबर 1 बोला गया कि कॉल मनी शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी कि आपके शेयर की जितनी फेस वैल्यू है, 100 रुपीज़ का शेयर है आपका, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपये। तो 25 रुपये से ज़्यादा आपका कॉल का मनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स। जैसे आपने फर्स्ट कॉल में पैसा मंगवाना है, फिर सेकेंड कॉल में अगर कुछ बच गया और फिर भी कुछ बचता है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल में आप पैसा मंगवाते हैं। तो बोला जा रहा है ये जो कॉल्स के थ्रू हम जो मनी मंगवाते हैं, इन कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना ज़रूरी है। थर्ड बोला कि एटलीस्ट 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर्स टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल। ठीक है, यानी कि आपने जब कॉल ड्यू कर दी कि आप कॉल का पैसा दीजिए, आपने अपने शेयर होल्डर्स को लेटर सेंड कर दिया कि अब कॉल ड्यू हो गई है, तो ऐसे में आपको उनको 14 डेज पहले, मतलब 14 डेज का टाइम उनको आपको देना पड़ेगा कि वो 14 डेज में कॉल का अमाउंट अरेंज करके आपके पास डिपॉजिट कर सकें। फोर्थ इज कॉल लेटर मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट एंड मोड ऑफ रिमिटिंग द कॉल मनी। जो आप उनको कॉल का लेटर सेंड करेंगे ना अपने शेयर होल्डर्स को कि अब कॉल ड्यू हो गई है, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई या सेकंड कॉल ड्यू हुई, तो उस लेटर में एक तो 14 डेज का नोटिस होना चाहिए, 14 डेज का आप उनको टाइम देंगे। और बोला गया कि आप उसमें अमाउंट भी लिखेंगे, कितना अमाउंट आपको देना है कॉल पर और किस मीडियम के थ्रू आपने, ठीक है, किस प्रकार से आपने कॉल का मनी सेंड करना है, वो सब उस कॉल लेटर में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 कॉल्स, यानी कि एक कंपनी जो है वो मैक्सिमम 3 कॉल्स में अपना पैसा मंगवा सकती है, 3 से ज़्यादा कॉल्स इसमें वो नहीं कर सकती। यानी कि एप्लीकेशन में कुछ पैसा मंगवा लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम मंगवा लिया, और फिर जो पैसा बचता है उसके लिए वो मैक्सिमम 3 कॉल्स कर सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और अगर थर्ड आती है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल होगी, फोर्थ कॉल इसमें नहीं होती है। कि एक कंपनी जब अपने अंशों को जारी करती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना, प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, एप्लीकेशन कॉल की जाती है, अलॉटमेंट किए जाते हैं, और फिर कॉल्स के फॉर्म में जो है वो शेयर्स का प्राइस जो है वो मंगवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज जो है प्रारंभिक व्यय, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो कंपनी की स्थापना के संबंध में किए गए खर्चों को हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं, यानी कि जब हम कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर अभी आपको कंपनी के को स्टार्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है ना, लेकिन जब तक आपको सर्टिफिकेट मिलता है उससे पहले जब आपके माइंड में ये आया कि आपने कंपनी स्टार्ट करनी है और आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी शुरू की, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, रजिस्ट्रार पे गए, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है, सारा प्रोसीजर आप जब करते हैं तो इस टाइम पे आपके कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, अभी आपकी कंपनी ने काम करना शुरू नहीं किया है, उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है, तो उससे पहले आप जितने भी खर्चे करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्रारंभिक व्यय। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि उसके अनुसार जो अंश प्रीमियम खाते हैं, जो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम हैं, ठीक है, यानी कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं किस पर, प्रीमियम पर, ठीक है, मैं बार बार आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर हमने शेयर 10 रुपीज़ का शेयर अगर हम 11, 12 या ज़्यादा अमाउंट पर बेचते हैं, तो जितना ज़्यादा फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा अमाउंट पे आप उसको सेल करेंगे तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपका प्रीमियम माना जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। अगर हमने 10 का शेयर्स 12 रुपीज़ में इशू किया तो वो जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है दैट इज़ योर सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि अंश प्रीमियम। ठीक है, तो जब वो हमारे पास आता है शेयर इशू करने पर
तो उस अंश प्रीमियम को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अपने लायबिलिटी साइड में आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें, उसके अंडर हम इसे दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर। ठीक है, तो ये जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसमें से हम इस अपने प्रारंभिक व्यय यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उनका भुगतान हम यहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे खर्चे हैं, है ना कहीं से हमें इन्हें एडजस्ट करना है। तो कहाँ से हम इन्हें राइट ऑफ करेंगे, कहाँ से अपलिखित करेंगे, हम अपलिखित करेंगे अंश प्रीमियम खाते में से, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। और वो कहाँ आपको नजर आएगा, आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर ये पर्टिकुलर अकाउंट वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं है, यानी कि आपने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू नहीं किया है, तो ऑब्वियसली ये अकाउंट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ऐसे में यदि अंश प्रीमियम खाता ना हो तो लाभ हानि खाता, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी आपको नजर आता है, कहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर वहां आपको नजर आता है। तो फिर आपने लाभ हानि खाते में से अपने प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना है, अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो जब तक ये अपलिखित नहीं होते हैं, यानी कि अगर जब तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आपने इन एक्सपेंसेस को आपने अपलिखित नहीं किया है तब तक ये कहाँ पर शो होंगे, ये आपके, मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंसेस की, आपके प्रारंभिक व्यय कहाँ पर हम शो करेंगे, ये आपके शो होते हैं आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सबसे लास्ट में आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी कि विविध व्यय। ठीक है, तो विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड के अंडर ये आपके प्रारंभिक व्यय शो होते रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप इन्हें अंश प्रीमियम खाते से या लाभ हानि खाते से एडजस्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपके एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड के अंडर से भी ये कम होते जाते हैं। तो कुछ इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेख तैयार करना और छपवाने का व्यय। अभी हमने बात की कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स आपको पता है पार्षद सिमानियम पार्षद अंतर्नियम, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको छपवाने, इनको तैयार करवाना और इनको प्रिंट करवाने का खर्चा। ठीक है, नंबर 2 प्रलेख पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन की फीस। आप जब इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वहाँ आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है या फिर रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी पड़ती है, वो भी आपके प्रारंभिक व्यय होते हैं। थर्ड इज कंपनी की प्रारंभिक लेखा पुस्तकों तथा सार्वमुद्रा की लागत। ऑब्वियसली बिजनेस शुरू करना है, आपने कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी परचेज करनी पड़ेंगी, है ना, आपको अपना कैश बुक, लेजर, जर्नल, है ना, ये सब परचेज करना पड़ेगा। साथ में आपको अपनी कंपनी की एक स्टैम्प भी बनवानी पड़ेगी जिसे हम सार्वमुद्रा या कॉमन सील कहते हैं, तो उस पर भी खर्चा होगा। फोर्थ इज अधिकृत पूंजी पर चुकाए जाने वाली ड्यूटी, जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल है, वो कैपिटल जो कि आप अपने कंपनी के पूरे जीवन काल में शेयर्स के जरिए इकट्ठा कर सकती हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो भी खर्चा है आपका। ठीक है, 5वां है प्रविवरण को तैयार करना, छपवाना और निर्मित करने का व्यय। तो ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आप शेयर इशू करना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए करना पड़ता है आपको, और वो तैयार करवाना, उसको छपवाना, उसको शेयर्स को इशू करने का जितना खर्चा आता है जिसको हम शेयर इशू एक्सपेंस कहते हैं, तो ये सब आपके प्रारंभिक व्यय में आते हैं। 6th इज अंडरराइटर्स को दिए जाने वाला कमीशन। ठीक है, तो अंडरराइटर्स जो हैं उन्हें भी हमें कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो या फीस देनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे आपके बिजनेस के इनकॉर्पोरेट यानी कि उनके स्थापना से पहले के व्यय हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रारंभिक व्यय में काउंट होते हैं। बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने समझा कि जब एक कंपनी अपने नए अंशों को जारी करती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर वो फॉलो करती है। ठीक है, और साथ ही जो आपके प्रारंभिक व्यय हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, क्या उनका मीनिंग है और उन्हें कहाँ से हम अपलिखित करते हैं, किन अकाउंट से हमें उन्हें राइट अप करना पड़ता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बच्चों, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको
नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।